आज का जो टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट भी आप बोल सकते हैं, तथा जननांकीय लाभांश। ठीक है, आखिर जनसंख्या कहते किसको हैं, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, और साथ साथ अगर जनसंख्या को सदुपयोग किया जाए तो वह लाभ भी देता है, उसी को हम बोलते हैं जननांकीय लाभांश। यानी मानव एक संसाधन के रूप में काम करता है। जब हम उसको वेल ट्रेंड कर देते हैं तो मानव क्या होता है, एक जनसंख्या क्या हो जाती है कि वह संसाधन बन जाती है, मानव संसाधन, और उसका उपयोग करके कोई भी देश तरक्की करता है। तो किसी भी देश की तरक्की के लिए दो संसाधन बहुत ही अति आवश्यक होते हैं। एक तो पहला हो गया आर्थिक संसाधन। आर्थिक संसाधन में आप जो भी खनिज संपदा को ले सकते हैं, कृषि को ले सकते हैं, सेवा क्षेत्र को ले सकते हैं। दूसरा होता है मानव संसाधन, यानी जब मानव का उपयोग संसाधन के रूप में किया जाता है। मानव का संसाधन के रूप में तब होगा जब हम उसको क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे, स्किल्ड करेंगे, कुशल बनाएंगे, काम करने लायक बनाएंगे, तब वह क्या हो जाता है, मानव संसाधन हो जाता है। तो यहाँ जो टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि और जननांकीय लाभांश, यानी जब जनसंख्या का हम लोग सदुपयोग कर लेते हैं पॉजिटिव वे में, सकारात्मक पक्ष में, तो वही चीज़ आपका जननांकीय लाभांश कहलाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज आपको समझना है। जनसंख्या भूमिका में क्या लिखेंगे, देखिए, जनसंख्या से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले मानवों की संख्या से है। किसी क्षेत्र विशेष में जो मानव रहते हैं उसी को उस क्षेत्र का क्या बोलते हैं, जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व हो गया प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले कुल आबादी। जैसे बिहार का 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1106 व्यक्ति रहते हैं। या तो टोटल जनसंख्या निकाल लीजिए और उसमें टोटल क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए, तो वो घनत्व निकल जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व भी आप समझ गए। तो किसी भी देश के विकास में जनसंख्या का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि केवल नकारात्मक प्रभाव है तो ऐसी बात नहीं है, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रभाव पड़ते हैं जनसंख्या के, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रभाव यहाँ पे। तो इसी संदर्भ में हम लोग जो मेंस राइटिंग होता है तो उसमें लिखने का प्रयास करना है कि किस प्रकार से जनसंख्या के क्या कारण है। इसके क्वेश्चन के बहुत आयाम हो सकते हैं, तो वो जैसा क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से आपको इनपुट डालना है। ठीक है, भारत पूरे विश्व का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और प्रथम स्थान किसका है, आबादी में चीन का है। क्योंकि चीन का क्षेत्रफल भी भारत से बड़ा है, इसीलिए वहाँ की जनसंख्या भारत से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि जनसंख्या के मामले में भारत 2030 तक चीन को भी पीछे छोड़ देगा। ऐसे में जो हमारी गरीबी है, जो हमारी समस्या है, तो हर एक लोगों का नज़र हमारी जनसंख्या पे जाता जरूर है। लोग सोचते जरूर हैं कि इतनी परेशानी यहाँ की जनसंख्या के कारण हो रही। इसीलिए यह टॉपिक जो है बार बार चर्चा में बना रहता है कि जनसंख्या कंट्रोल सरकार के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो सरकार जनसंख्या कंट्रोल कई रीजन से नहीं करती है। तो सबसे पहला रीजन तो आपको हमने बताया है कि जनसंख्या को अगर हम कुशल बनाए तो वह एक मानव संसाधन के रूप में काम कर सकता है। दूसरा, अगर हमारा जनसंख्या कंट्रोल कर दिया जाएगा वर्तमान में, तो जो बूढ़े की संख्या है और बच्चे की संख्या घट जाएगी, और जब वह बच्चे जब आएंगे युवा अवस्था में, ठीक है, तो उनको जो अभी की जनसंख्या उसका बोझ उनके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी 100 आदमी है, 100 आदमी ने 50 आदमी को जन्म दिया। ठीक है, तो 50 आगे का नेक्स्ट जनरेशन हुआ 50 लोगों का। जब यह 100 जो है वृद्धावस्था में जाएगा, यानी 60 साल के बाद की अवस्था में जाएगा, तो वह काम नहीं करेगा और वह किस पे डिपेंड हो जाएगा, जो ही बच्चा यानी 50 लोगों, तो और गरीबी बढ़ जाएगी। ठीक है, चूंकि डिपेंडेंट लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो हमारे दो यानी जनसंख्या
ज़्यादा वृद्धि भी नहीं होना चाहिए और जनसंख्या घटना भी नहीं चाहिए। अभी इसीलिए सरकार ने 2040 तक कोई भी जनसंख्या कंट्रोल करने का प्रयास नहीं कर रही है, वैसा कोई भी नियम नहीं लगा रही। हाँ, लेकिन कुछ राज्यों में जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रहा है वहाँ थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता जरूर है, जैसे बिहार है, यूपी है, इन सब। ऐसे तो यूपी में प्रयास किया भी जा रहा है योगी सरकार के माध्यम से। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं जनसंख्या वृद्धि के क्या कारक हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कई कारक होते हैं। तो कारक में हम आप लिख सकते हैं सबसे पहला भौगोलिक कारक। देखिए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा ना, जहाँ पे गर्मी पड़ेगी और या तो समशीतोष्ण जलवायु होगा या उपोष्ण जलवायु होगा, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि स्वाभाविक है कि ठंड मुल्कों से ज़्यादा होगी। ठीक है, यह जलवायु के कारण होता है। जहाँ की जलवायु उपोष्ण या क्या है, उष्णकटिबंधीय है, गर्मी ज़्यादा है, या समशीतोष्ण जलवायु है, ना ज़्यादा ठंडी ना गर्मी, तो वैसे जलवायु में जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि होता है। तो एक तो भौगोलिक कारक हो गया जनसंख्या बढ़ने का। दूसरा क्या है कि अशिक्षा। दूसरा कारक क्या है, अशिक्षा है। लोग जनसंख्या जो कंट्रोल कैसे होगा उसको समझ नहीं पाते हैं, या इसके जो प्रभाव है उसको समझ नहीं पाते हैं कि जनसंख्या अगर बढ़ जाएगा तो संसाधन घट जाएगा, ये उनको समझ में नहीं आती है। तो अशिक्षा भी बहुत बड़ा कारक है जनसंख्या वृद्धि का। ठीक है, पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो काम यानी जो वर्किंग मैन होगा तो उसके पास टाइम नहीं है, तो वहाँ पे आप देखिएगा जो वर्किंग वुमेन है, औरत हैं या पुरुष है, तो उसके घर में बच्चों की संख्या कम रहेगा। जो बेरोजगार है उसके यहाँ पे आप देखेंगे कि जनसंख्या ज़्यादा रहता है और शिक्षा ज़्यादा होगा उस क्षेत्र में, उस घर में। गरीबी और जनसंख्या भी एक दूसरे का कारक है। गरीबों के बीच में यह सोच होती है कि जितना जनसंख्या बढ़ाएंगे उतना हमारे लिए उत्पादक पैदा हो रहा है, यानी अगर एक माँ बाप को 5 बेटा तो पांचों तरफ से हमें इनकम आएगा। ठीक है, तो और कई बार क्या होता है कि बेटे की चाहत में भी जनसंख्या बढ़ जाती है। कई लोगों को क्या होता है कि पुत्र प्राप्ति जल्दी नहीं होता है, बेटियां होती है लगातार, 3-4 बेटियां हो गई, अब उस इंतजार में है कि बेटा कब हो, उस चक्कर में जो 8-10 बेटियां भी हो गई, ऐसा जनसंख्या में होता है। ठीक है, तो ये भी कारक है। तो ये सब कारक आप लिखेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में जो है सुविधाओं का अभाव भी है, सुधार भी। तो अगर सुधार हो गया तो मृत्यु दर घट जाएगा, और मृत्यु दर घट जाएगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, धार्मिक अंधविश्वास। बहुत सारे धर्म में क्या है कि इसको जो है रोका नहीं जा सकता है, मतलब उनका मानना है कि यह प्रकृति या ऊपर वाले का देन है, इसको रोकना महापाप है, इस तरह की मानसिकता है। तो ऐसा कई धर्मों में है, धर्म की चर्चा वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस्लाम धर्म को लेते हैं तो हिंदू धर्म में भी ऐसा है। हिंदू धर्म बोला जाता है कि पितृ जो होता है ऋण से मुक्ति पुत्र प्राप्ति के बाद ही होता है। पिता अपने ऋण से मुक्ति तभी होता है जब उसको पुत्र की प्राप्ति होता है, और पिंडदान भी पुत्र ही करता है। इसके कारण हिंदू धर्म में भी यह मान्यता है कि पुत्र प्राप्ति होना जरूरी है। ठीक है, तो पुत्र प्राप्ति के कारण हिंदू धर्म में भी जनसंख्या बढ़ जाता है। उसके बाद महिलाओं की कमजोर स्थिति भी कारक है। ठीक है, महिला कमजोर है, वो रोक नहीं पाती है अपने मतलब परिवार को समझा नहीं पाती है, सशक्त नहीं है, तो जो पुरुष मानसिकता है उस पर हावी रहता है, तो उससे भी आबादी बढ़ती है। तो ये सब कारण आप जरूर लिखेंगे। पुत्र प्राप्ति की अनिवार्यता हिंदू समाज में जैसे है, हिंदू क्या सभी समाज में लगभग पुत्र प्राप्ति को लेकर के जो है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो जाता है। उसके बाद अशिक्षा है, तो उनको जनसंख्या वृद्धि के रोकथाम के तरीका को भी नहीं समझ पाते हैं। मेडिकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, या बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटी हैं जिसके माध्यम से जो है जनसंख्या कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो सब की जानकारी गरीब लोगों के पास नहीं हो पाती है। तो ये भी कारक है। चलिए अब आ जाइए परिणाम क्या होगा। कारण भी गरीबी और परिणाम भी गरीबी। ठीक है,
कारण भी गरीबी है जनसंख्या का, और परिणाम भी क्या होगा, गरीबी होगा। ज्यादा बच्चे होंगे, उनको संसाधन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, बीमार रहेंगे या कुछ भी होगा, देखभाल सही से नहीं होगा, तो वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसे ही रहेंगे। उसके बाद जनसंख्या बढ़ेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है उस हिसाब से रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा है, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगा तो सामाजिक दंगों की बढ़ोतरी स्वाभाविक सी बात है। जनसंख्या बढ़ेगा, काम नहीं रहेगा, तो जो युवा पीढ़ी होगा उसको गलत दिशा निर्देश देने वाला बहुत होगा, और वो गलत डायरेक्शन में स्वाभाविक सी बात है वो चला जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक दंगे, लड़ाई झगड़े की मात्रा में बढ़ोतरी आपको स्वाभाविक देखने को मिलेगी। जहाँ जनसंख्या ही नहीं, जिस घर में 2 ही सदस्य वो क्या लड़ेगा, वो तो चाहेगा कि 2 ही हैं तो अपना मिलजुल के रहे, और 2 के जगह 20 हो जाए, तब देखिए एक एक चीज के लिए जो है लड़ाई शुरू हो जाता है। नहीं, संसाधनों पर अधिक दबाव, तो स्वाभाविक सी बात है जो जनसंख्या होती है या आपका विकास आपके संसाधन पे डिपेंड करता है, तो स्वाभाविक सी बात है देश के पास संसाधन सीमित हैं और उन्हीं सीमित साधनों का उपयोग करती है जनता या यहाँ के लोग, तो साधनों पे स्वाभाविक सी बात है दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे आपके घर में संसाधन में मान के चलिए खेती से 5 केजी अनाज हो गया और 5 वहाँ लोग हैं तो 1-1 केजी हिस्सा पड़ा ना। अगर आप 5 केजी उपजाते और 1 ही लोग रहते या 2 लोग रहते तो 2 भाग में बंटता, तो वहाँ पे संसाधन पे अधिक दबाव नहीं था, जहाँ 5 लोग में ज़्यादा दबाव हो जाएगा। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण भी हो, जहाँ तहाँ कचरा फेंकेंगे। आप देखोगे शहर ज़्यादा प्रदूषित होता है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या भी वहाँ की ज़्यादा होती है। जिधर खाया उधर ही अपना फेंक दिया कचरा, प्लास्टिक जो भी है, तो वहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद सामाजिक संरचना पर अधिक व्यय, तो सामाजिक जनसंख्या बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सामाजिक संरचना है उसमें खर्च ज़्यादा बढ़ेगा। अब आ जाते हैं उपाय। उपाय क्या करेंगे? तो सबसे पहला उपाय है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। अगर मेडिकल फैसिलिटी टाइमली मिलेगा महिलाओं को तो जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। जैसे गर्भ निरोधक उपाय तक लोगों की पहुंच। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। महिला को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जॉब में भेजा जाए, जिससे कि महिला सशक्तिकरण होगा, और जब सशक्तिकरण होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या उतनी वृद्धि नहीं होगी। दूसरा, एक और उपाय किया जा सकता, विवाह की उम्र बढ़ा दिया जाए, और भारत सरकार ने बढ़ा भी दिया, 21 साल कर दिया। अब 21 साल तक विवाह नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या कंट्रोल स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, आप देखेंगे कि जिसका उम्र ज़्यादा उम्र में विवाह होता है तो जनरली उसके घर की आबादी कम रहे। ठीक है, कम उम्र में विवाह के बाद आबादी ज़्यादा हो सकती है, तो विवाह के उम्र में भी वृद्धि। उपाय, रोजगार व्यस्त रखिए। उसके बाद सार्वजनिक भागीदारी, तो महिलाओं के लिए सार्वजनिक भागीदारी में पार्टिसिपेट होना चाहिए। जैसे विभिन्न पूजा पाठ या कहीं भी है तो अपना पार्टिसिपेट कर रही है, तो अगर चाइल्ड का प्लान भी कर रही है तो उसको वो डिले करेगी, या कोई जॉब में महिला है तो वो जल्दी चाइल्ड प्लान नहीं करेगी, अगर करेगी भी तो लिमिट में करेगी क्योंकि उसको जॉब भी करना होगा, तो इसलिए उस केस में जनसंख्या वहाँ पे कम होगा। ठीक है, अब उसके लिए एक और उपाय है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव को सड़कों से जोड़ा जाए। इससे क्या होगा कि गांव की महिलाएं बाहर निकल के उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी, और शिक्षा डायरेक्ट जनसंख्या से रिलेटेड होता है। आप देखेंगे जिस परिवार शिक्षित परिवार में जनसंख्या कम दिखेगा, विथ रिस्पेक्ट अगर आपका अनपढ़ परिवार है, मूर्ख परिवार है, तो उसमें आपको जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद शिशु मातृत्व मृत्यु दर भी घटता है जब आपका सड़क योजना
तो कई बार क्या होता है कि मृत्यु जो शिशु का होता है उस कारण से भी जनसंख्या वृद्धि होता है। ठीक है, शिशु मातृत्व मृत्यु दर अगर घट जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जब बच्चे होंगे तो उसी समय महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया जाएगा जिससे कि नेक्स्ट जो भी है कंट्रोल हो जाए। तो ये सब यहाँ पर उपाय किया जाता है। उसके बाद जनसंख्या नीति को अन्य सभी नीतियों से जोड़ना। जैसे बहुत जगह पे क्या होता है कि चुनाव में वही लोग लड़ सकते हैं जिसके पास 2 ही बच्चे हैं, 3 हुआ तो आप चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं। तो उस स्थिति में भी जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा। या आपको तभी बीपीएल कार्ड में नाम लिखाएगा जब आपका जो है 2 ही रहिएगा, या जिस परिवार को 2 ही आगे का जनरेशन है, 2 ही बच्चे हैं, उसी को जो है सारी फैसिलिटी दिया जाए, बाद बाकी को नहीं दिया जाए। इससे भी लोगों में एक जागरूकता आएगी कि हम 2, हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे नहीं, इस तरीका का कॉन्सेप्ट। उसके बाद पर्यावरण नीति, खाद्य सुरक्षा नीति, तो इन सब नीतियों के माध्यम से जनसंख्या को कोरिलेट किया जाए। अब देखो खाद्य सुरक्षा कहेगा जिसके पास 2 बच्चे हैं उसको जो है 20 केजी मिलेगा, जिसको 2 से ज़्यादा उसको 5 केजी मिलेगा। खाद्य सुरक्षा जो अनाज मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि गरीब लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि 2 ही रहे जो 20 केजी हमको मिल जाए। तो कहने का अर्थ है कि आप विभिन्न नीतियों के माध्यम से यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद अनचाहे बच्चे को रोकने हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम का विस्तार आवश्यक है। जैसे गर्भ निरोधक को निःशुल्क उपलब्ध कराना, जो भी दवाइयाँ हैं उसको निःशुल्क महिलाओं तक पहुँच होना चाहिए। जागरूकता बढ़ाना चाहिए कि इससे कोई खराबी नहीं है, आप इसको यूज करें। इन उपायों के अतिरिक्त जनसंख्या नीति 2000 वर्तमान में लागू है तथा उपायों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे कि 1991 से भारत की आबादी धीरे धीरे घट रही है। 1991 में 2.4% वार्षिक वृद्धि हुई, 2001 में देखने को मिला मात्र 2.1%, और फिर 2011 में घट के 1.74% वार्षिक वृद्धि देखने को मिली। इसको ग्राफ के माध्यम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो जनसंख्या नियंत्रण नीति आई 2000, उसके प्रभाव से क्या हुआ कि जनसंख्या घट रही है। अब आज ये थोड़ा बिहार से देख लेते हैं। बिहार जैसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर आज भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या वृद्धि 2.5% है, जो कि पूरे देश में अव्वल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नौजवान जो युवक जनसंख्या है उसकी प्रतिशतता भागीदारी कितनी है? 63.5%। यानी अभी आपका देश युवा देश है। ठीक है, और औसतन आयु लोगों की क्या है? 24 वर्ष। कितना औसतन आयु है भारतीय लोगों का? 24 वर्ष। यानी अभी भारत युवाओं का देश है। अगर आप जनसंख्या कंट्रोल कर लीजिएगा तो आप भी चीन के तरह हो जाइएगा। अभी चीन में बूढ़ों की संख्या ज़्यादा है और बच्चों की संख्या मतलब युवाओं की संख्या कम है। वही जनसंख्या नियंत्रण को उसने सख्ती के साथ लागू किया था चीन में, तो उससे अब उसका जीडीपी भी स्थिर हो गया और उससे अब उसको नुकसान है। अब सिर्फ जो आपका चीन भी है अब नया नीति ला रहा है जनसंख्या की, हम 2 हमारे 2, पहले था हम 2 हमारे 1 कर दिया था, फिर हम 2 हमारे 2, फिर हम 2 हमारे 3 कर देगा। तो जनसंख्या सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही नहीं डालता है। अब यही स्थिति भारत को जननांकीय लाभांश की स्थिति में रखता है, क्योंकि हमारे पास युवाओं की संख्या 63.5% है। अगर हम इसका उपयोग करें तो देश तरक्की की ओर जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे जो वर्किंग जो श्रमजीवी होते हैं वो 15 से 50-60 के बीच के होते हैं, और इनकी संख्या जब ज़्यादा रहेगी तो वह देश तरक्की करेगा। ठीक है, अगर 60+ या 15 से कम लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो देश नुकसान में जाएगा। ठीक है, अब आप इस ग्राफ के माध्यम से जननांकीय लाभांश को समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीपीएससी मेंस में अल्टरनेट साल पूछता है। जननांकीय लाभांश का तात्पर्य अर्थव्यवस्था को जननांकीय संरचना में हुए
सकारात्मक परिवर्तन से प्राप्त लाभ से है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कुल जनसंख्या में 15 से 60 वर्ष की जनसंख्या की भागीदारी बढ़ती है। क्योंकि वर्किंग जो श्रमजीवी हैं, जो वर्क करने वाले, काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, मतलब क्रियाशील समूह जिसको बोल सकते हैं हम, उनकी आयु 15 से 60 वर्ष ही होती है। और यहाँ पे हमने ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से यहाँ दर्शाया है 0 से 15, 15 से 60 और 60 से प्लस। जब B ग्रेटर देन A प्लस C, तो ऐसी स्थिति जननांकीय लाभांश की है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में नौजवान की भागीदारी कितनी रही? 63.5% लगभग थी। और जनसंख्या की औसत उम्र क्या थी? 24 वर्ष। यद्यपि राज्यों के मामले में कुछ अंतर देखने को मिलता है, जैसे बिहार में 20 वर्षीय है, यूपी में 21 वर्ष है, तमिलनाडु में 21 वर्ष है, लेकिन बिहार तो और युवा हो गया सबसे। अब आज ये तथा इसके आधार पर दक्षता विकास कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। यानी लोगों को स्किल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है और जनसंख्या को मानव संसाधन में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा भी इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जैसे 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल। ठीक है, आर्थिक हल युवाओं को बल, 7 निश्चय 2.0 और 7 निश्चय 1.0, ये दोनों 7 निश्चय करके जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के माध्यम से ये सब चलाया जा रहा है, जिसके तहत आर्थिक हल युवाओं को बल एक कार्यक्रम है, जिसमें युवाओं के लिए जो है रोजगार सृजन की बात की जाती है, किस प्रकार से उसको स्किल किया जाए। ITI या पॉलिटेक्निक में उनको कर्ज भी दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो इन सब माध्यम से युवाओं को क्या किया जा रहा है? स्किल्ड किया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे उनको आगे रोजगार मिले। जैसे दूसरा कार्यक्रम अवसर बढ़े आगे बढ़े, जब आपको अवसर मिलेगा तभी आगे बढ़िएगा। तो युवाओं के लिए है कि उसको जॉब करने का या स्वरोजगार करने का, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से भी अवसर बढ़े आगे बढ़े। इसी तरह का कार्यक्रम के माध्यम से क्या करना है कि बिहार के युवाओं को रोजगार प्रदान करना है, जिससे क्या होगा कि जो जनसंख्या के दुष्प्रभाव हैं वो कम होगा और जननांकीय लाभांश मिलेगा। केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं में ग्रामीण स्तर पर जैसे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कार्यक्रम, अंत्योदय मतलब अंतिम लोगों का उदय, जो अंतिम पायदान पे हैं उनका भी उदय। संकल्प, स्ट्राइक, इसके तहत रोजगार परख दक्षता, ITI, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। ITI कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, हर एक जिला में ITI कॉलेज है, उसमें सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। उसके बाद अप्रेंटिसशिप, जो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में सुधार किया गया है, अब 2 लाख के जगह 20 लाख प्रशिक्षु का सीट खाली कर दिया गया है। अप्रेंटिसशिप मतलब हो गया कि अगर आप कोई काम सीखते हैं, अगर उस विभाग में वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको वो नियुक्त करता है, आपको कुछ छूट देता है, कम मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद दक्षता विकास की प्रक्रिया में रोजगार एवं रोजगार परकता को अनिवार्य किया गया। जैसे आप लोग करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके तहत कुछ लोगों को रोजगार भी दिया जाता है। अगर आपको ट्रेनिंग होता है तो उनका ये रहता है कि कुछ परसेंटेज लोगों को नौकरी भी दिलाने का काम रहता है। तो जो लोग करते हैं तो उनमें से कुछ लोगों को नौकरी तक पहुंचाया जाता है। इसके तहत टोटल 30 लाख उम्मीदवार अभी वर्तमान में पंजीकृत हैं। अब आ जाइए, 27.9 लाख प्रशिक्षित हुए हैं और 12.05 लाख लोगों को क्या मिला है? रोजगार मिला है। अब इसमें कितना सच्चाई है नहीं सच्चाई है ये आप लोग को बेहतर पता होगा। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए भी कदम उठाए गए हैं। जैसे 7 निश्चय के तहत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये तो दिया जा रहा है बिहार में।
महिलाओं को नौकरी में 35% का क्या कर दिया गया है, आरक्षण दे दिया गया है। तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब भी जननांकीय लाभांश की स्थिति है। यानी आप देखेंगे कि बिहार जैसे राज्यों की लगभग 80% महिलाएं घरेलू महिला है, जो घर में ही रहती है, वो काम नहीं करती, 80% कम से कम, ठीक है। और 20% महिला ही घर से बाहर या खेतों में या कुछ भी काम करती है। तो ऐसे राज्यों में अगर 35% रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि महिला रोजगार में जाएगी और वो क्या होगा, जननांकीय लाभांश की स्थिति को पैदा करेगा। जीविका के तहत स्वरोजगार के प्रावधान किए गए। जीविका दीदी का नाम आप लोग सुनते होंगे, उसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। कुछ पूंजी दिया जाता है और उसके तहत रोजगार शुरुआत किया जाता है जीविका के माध्यम से। अब आ जाइए, केंद्र सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, काम दिया जाता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, औद्योगिक गलियारा योजना के तहत, तो इन सब के माध्यम से क्या किया जा रहा है कि जो यहाँ का जो मानव है उसको संसाधन में कन्वर्ट किया जा रहा है। मुद्रा योजना स्वरोजगार के लिए दिया जाता है। स्टार्टअप योजना, बिहार सरकार ने भी स्टार्टअप योजना 2017 लागू किया है। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप योजना SC ST एवं महिलाओं को स्वरोजगार देने की बात करता है। तो इन उपायों के साथ साथ मजदूरों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए भी विभिन्न कदम उठाए गए हैं। जैसे श्रम कानून में सुधार किया गया है, मातृत्व लाभ कानून 1961 में सुधार किया गया, यानी जो पहले मातृत्व लाभ मात्र 3 महीने का मिलता था, अब 6 महीने कर दिया गया है। 90 दिन से क्या कर दिया गया है, 180 दिन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यानी जो असंगठित क्षेत्र में लेबर मजदूर हैं उनको भी पेंशन देने की बात चल रही है, दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना वगैरह आप नाम सुने होंगे, जिसके माध्यम से मंथली 100 रुपये या कुछ कटेगा, आगे आप जब रिटायर होंगे तो 2000 या कुछ रुपया उसको मंथली मिलेगा। तो ये सब के माध्यम से देखो, लोग सरकारी जॉब क्यों करना चाहते हैं, एक तो पेंशन मिलेगा, ऐसी बात नहीं है प्राइवेट से ज़्यादा इनकम सरकारी वालों को, ऐसी बात नहीं है, बस सिक्योरिटी, जॉब सिक्योर है कि कोई हटा नहीं सकता है जल्दी। दूसरा कि बुढ़ापा में पेंशन मिलेगा। अगर ये असंगठित क्षेत्र में भी सरकार लागू कर दे तो हो सकता है कि लोग ज़्यादा सरकारी के तरफ ना जाके प्राइवेट में भी काम करना शुरू कर दें। अगर जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी यदि सरकार पेंशन देने की बात कर दे, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है लोग सरकारी नौकरी पे पीछे नहीं पड़ेंगे। और उसको भी फिक्स कर दिया जाए कि आपको कोई कंपनी या फैक्ट्री आपको रखता है तो आपको जल्दी हटा नहीं सकता। तो ये सब से भी आपके क्या होंगे, रोजगार, जो प्राइवेट रोजगार के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, और जो स्टूडेंट्स या युवा पीढ़ी 35 साल तक सरकारी नौकरी के चक्कर में बैठे हुए रहते हैं, उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है, और वह मानव से मानव संसाधन में बदल जाएंगे। इस प्रकार इन उपायों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जननांकीय लाभांश प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, किंतु इनके लिए अनेक चुनौतियां भी हैं। जैसे भारत में क्या चुनौतियां हैं या किसी राज्य में क्या चुनौतियां हैं, गुणात्मक शिक्षा का अभाव है। हम स्किल्ड की बात करते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग देने आता है वो खुद स्किल नहीं रहता, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इंग्लिश स्पोकन भी सिखाया जाता है, और जो सिखाने आता है उसको सही से हिंदी बोलने नहीं आ रहा है, नहीं, तो ये तो सरकार पैसे भी दे रही है सिखाने के लिए, लेकिन वो स्किल है ही नहीं, गुणात्मक शिक्षा वो दे ही नहीं पा रहा है। दक्षता का अभाव है, यानी योग शिक्षक नहीं मिलते हैं अभी बिहार में। अगर इंग्लिश का अच्छे सब्जेक्ट का, मैथ का या टीचर खोजा जाता है बिहार में तो मिलता ही नहीं है। देश में दक्ष मानव संसाधन की काफी कमी है। वर्तमान में अल्पकालिक दक्षता पर मुख्य बल दिया जा रहा है।
जननांकीय लाभांश की स्थिति में क्षेत्रीय अंतर देखने को मिल रहा है। दक्षिणी राज्य बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, वहीं बिहार यूपी बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। दक्षिण भारत में इसलिए लोग आगे बढ़ गए क्योंकि वहाँ पे मानव संसाधन में बदल गया, इंग्लिश अच्छा है ही उन लोग का, नहीं कुछ तो आईटी सेक्टर, बीपीओ, कॉल सेंटर, कहीं भी काम करके अच्छा कमाई कर लेते हैं। लेकिन बिहार यूपी में लोग घर में बैठे रहते हैं क्योंकि ना खेत है उस ढंग से जो खेती करेंगे, ठीक है, तो कई रीजन है। उसके बाद रोजगार के अवसर की भी कमी, अगर स्किल्ड हो भी जाए तो रोजगार देने वालों की संख्या रहेगी तब तो। अगर हम मान के चलते हैं इंग्लिश स्पोकन कंप्यूटर सीख ली, लेकिन यहाँ पे आईटी सेक्टर, कॉल सेंटर कुछ रहे तब तो उसको रोजगार मिलेगा। तो रोजगार की अवसर की कमी है, जिस कारण से लोग ट्रेंड भी होना नहीं चाहते हैं। संगठित क्षेत्रों में रोजगार की कमी है, जो संगठित क्षेत्र है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, जैसे सरकारी जॉब हो गया, ये सब संगठित क्षेत्र है, इसमें कम रोजगार है। गुणात्मक रोजगार की कमी है, यानी जो अच्छा रोजगार होना चाहिए वो नहीं है। आर्थिक विकास की भी गति धीमी है, कृषि में ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं लेकिन रोजगार देने की क्षमता बहुत कम है कृषि में। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि जननांकीय लाभांश से विकास की गति तीव्र तो होगी, किंतु कुछ चुनौतियां हैं, उस पर विशेष ध्यान देकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। अगर इन चुनौतियों पे काम किया जाए तो जा करके हम जननांकीय लाभांश का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जनसंख्या के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव के साथ साथ जननांकीय लाभांश चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जैसा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है उसके हिसाब से आयाम बना के इसमें लिखना होता है। आज के लिए इतना ही।